मुलायम सिंह के परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव जब भी मीडिया के सामने आती हैं सुर्खियां बटोर ही लेती हैं। इस बार जब ऐन भारत के साथ अपर्णा यादव ने बातचीत की तो इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई अभियानों की तारीफ की। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नेक इंसान भी बताया। अपर्णा यादव ने कहा कि वो चाहती हैं कि अखिलेश भैया सबको साथ लेकर चलें और आने वाले चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करें। ऐन भारत के हर सवाल का अपर्णा यादव ने बेबाकी से जवाब दिया और उन्होंने बताया कि वाकई आज कोरोना काल में समाज कैसा होना चाहिए। देखिए अपर्णा यादव के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुलायम सिंह घराने की छोटी बहू अपर्णा यादव जी। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत थैंक पर। यू जी, नमस्ते। मैम सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, ब्रिटेन में आपने अपनी पढ़ाई करी और फिर उसके बाद राजनीति में आने का क्यों सोचा? आपने किसी और फील्ड में भी आप जा सकती थी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत नमस्ते। और मैं इस सवाल का जवाब कई बार दे चुकी हूँ। आदरणीय नेताजी का ये आइडिया था कि अपर्णा चुनाव लड़े और उन्होंने ही मुझे 2017 में इलेक्शन लड़ने के लिए कहा था लखनऊ कैंट विधानसभा से, जो एक हारी हुई सीट थी। और उस पर मैंने बड़ी शिद्दत और मेहनत से चुनाव लड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी वोट भी कमाए, लोगों का प्यार स्नेह भी बढ़ा। पर मेरा एक सवाल है जो इस तरीके के मतलब आते हैं सवाल किसी के भी जहन में, मैं बस आप सभी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि अच्छा आदमी, पढ़ा लिखा आदमी पॉलिटिक्स में आए? क्या पॉलिटिक्स इज़ ओनली फॉर बाहुबली, या जो कि मतलब एक जिनके कई मुकदमे हों, जो बहुत ज़्यादा जो है दल बल के साथ, बाहुबल के साथ चलते हों? पढ़े लिखे आदमी की क्यों नहीं जगह है राजनीति में? और मैं चाहती हूँ एज अ वुमन, एज अ महिला, कि और भी लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी हों वो राजनीति ज्वाइन करें और महिलाएं और आगे आएँ पॉलिटिक्स में। मेरी तो पढ़ाई ही पॉलिटिक्स में है जी। मैम देखा जाता है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों की अक्सर तारीफ़ें करती नजर आती हैं। ऐसा आमतौर पर मुमकिन नहीं होता है कि आप विपक्ष का नेता और मौजूदा सरकार की तारीफ़ करें? मैंने देखिए कभी जो है, जो भी जिसने भी सही काम किया है, चाहे हमारी सरकार थी जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी, और जब नहीं भी है तब भी, मैं हमेशा उस चीज़ की तारीफ़ करती हूँ जो चीज़ सही है, और हमेशा उस चीज़ को गलत कहती हूँ जो चीज़ गलत है। तो जो मुझे अच्छा लगा, जैसे स्वच्छ भारत मिशन एक बहुत अच्छा कदम था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, तो उसकी मैंने तारीफ़ करी। देखिए स्वच्छता तो देखिए आप कोरोना काल में इससे ज़्यादा क्या एविडेंस हो सकता है कि स्वच्छ भारत मिशन कितना थॉटफुल मिशन था, या कितना ज़्यादा हमें सफाई और क्लीन रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड जो है छूने से फैल रहा है, कहीं थूकने से फैल रहा है। तो इस तरह के हाथ धुलें बहुत ज़्यादा, कोरोना में तो ये भी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ की, जो चीज़ सही है उस चीज़ की तारीफ़ करी जाए। तो मैंने स्वच्छ भारत मिशन की बिल्कुल खुले दिल से तारीफ़ करी, अभी भी कर रही हूँ। मौजूदा योगी सरकार के अब तक के जो कार्यकाल है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं देखिए योगी जी जो है एक बहुत ही अच्छे और जो है सरल व्यक्ति हैं, और आदरणीय योगी जी जो भी कुछ काम करते हैं एक इंटेंशन के साथ कर रहे हैं। वो मुश्किल बात जो जहाँ सवाल खड़े हो रहे हैं वो ये है कि जो उनका इंटेंशन है वो धरातल पर ऑफिसर क्यों नहीं उतार रहे हैं, या क्यों उसमें डिले हो जा रहा है। हो सकता है कोरोना की वजह से हो रहा हो, या हो सकता है अन्य चीज़ें जो भी हैं, बट जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अभी कितने सारे जो गैंगस्टर्स थे उनको भी उन्होंने जो है उनका मुकदमे थे, जो भी चीज़ें थी वो उसका निस्तारण किया जिस प्रकार से भी। तो मुझे तो लगता है कि वो जो भी कार्य कर रहे हैं सराहनीय हैं। अपने इतने बड़े, मतलब इतना बड़ा आदमी कौन हो सकता है जो अपने ही पिता के देहांत के उसमें ना जाए, क्योंकि कोरोना चल रहा है। उन्होंने ये बोला कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पहले हूँ, उसके बाद किसी का बेटा हूँ, क्योंकि मैं तो एक साधक हूँ, मैं एक योगी हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये सच में तारीफ़ योग्य है। दावा किया जा रहा है जैसे कि 2022 में एक बार फिर से योगी सरकार बनने जा रही है, इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए दावे होते रहते हैं, दावे करते हैं जिन लोगों ने ये दावे किए हैं, आप उनसे पूछिए। मुझे लगता है कि काम अच्छा करते रहना चाहिए, उसके बाद जो है जनता जनार्दन पर छोड़ देना चाहिए कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मगर हमें अपना जो नियति है,
देखिए वो तो किसी की बदली नहीं जा सकती है। अगर जिसको जीतना होगा चुनाव वो जीतेगा ही, जिसको हारना होगा वो हारेगा ही। पर हमें अपना कृत्य करते रहना चाहिए, हमारे काम में, हमारी इंटेंशन में कमी नहीं आनी चाहिए। इस बात पे मैं भरोसा करती हूँ जी। मैम, प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर राजनीति चल रही है, ऐसे में सपा भी परशुराम जी की मूर्ति लगाने की बात कर रही है, तो क्या 2022 का चुनाव ब्राह्मणों के दम पर लड़ा जाएगा? देखिए बहुत अच्छी बात है अगर समाजवादी पार्टी ने ये एक जो है बोला है कि परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। परशुराम जी एक भगवान स्वरूप है, विष्णु का अवतार हैं और वो सबके लिए पूजनीय हैं और वंदनीय हैं। तो मुझे तो समाजवादी पार्टी ये बधाई की पात्र है। मैं सबसे बड़ी बात इस पे ये बोलना चाहती हूँ कि ब्राह्मणों को लेकर के राजनीति करना एक विषय है ज़रूर, पर हम ये देखें अगर सामाजिक चिंतन में, भारतीय सामाजिक चिंतन में अगर हम देखें तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज भी हम देखते हैं कि आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, सब जगह ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा जो है अनुभवी हैं। अगर हम ये बात करने लगें कि ब्राह्मणों के आधार पर हमें राजनीति करनी है, तो फिर आंकड़े जारी करे सरकार कि कितने हमें, मतलब कि किस बात पे मतलब ये बातें आ रही हैं, या जो लोग ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को साइडलाइन किया जा रहा है, उन्हीं को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे। आप ये क्यों नहीं देखते कि हमारा जो ठाकुर समाज है, हमारे जो मुसलमान भाई हैं, कहीं रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं है प्रॉपर। अब ये बात तो होगी ही कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएगा। या तो आप देखिए ना, आईएएस में ज़्यादा कौन SC ST ज़्यादा हैं बच्चे या फिर ब्राह्मण हैं। आज के परिवेश में उत्तर प्रदेश में मैं लखनऊ की जोड़ लूँ, लखनऊ कमिश्नर से लेकर के DGP तक, और जो होम सेक्रेटरी हैं और जो मुख्य सचिव हैं, जितने भी लोग हैं सब ब्राह्मण हैं। तो क्या हम लोग उनको ये कह दें कि क्योंकि वो बेचारे ब्राह्मण हैं इसलिए उनको साइडलाइन कर दें? भाई दे आर ऑफिसर पहले, उसके बाद फिर ये जाति बाद में। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जाति के आधार पर हमारे देश में अब राजनीति करना मुझे नहीं लगता कि ये उचित बात है। और जहाँ भी जो भी कुछ हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ है, उसमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि अपराधी किसी जाति विशेष का नहीं होता। अपराधी तो अपराध कर रहा है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसको जो है उसका जो कर्म है उसका फल है। तो रावण भी एक ब्राह्मण था और परशुराम जी भी एक ब्राह्मण है, तो दोनों ही ब्राह्मण हैं। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि मतलब जो सवाल आप कर रहे हैं वो जाति विशेष पर ऐसे करके हम अपनी यूपी की पॉलिटिक्स करें या भारत की पॉलिटिक्स करें, इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमें ये तय करना होगा कि हाँ बिल्कुल ब्राह्मणों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान बहुत है हमारे समाज में। हमारे तो घर में, मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा कोई घर नहीं होगा हिंदुस्तान में जो हिंदू परिवार होंगे ख़ास तौर से, कि जहाँ पर ब्राह्मण जो है आते ना हों, पूजन ना कराते हों विशेषतः। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ संस्कृत की बात है, जहाँ पे आपकी जो एक प्रथाएं चली आ रही हैं, जो समाज में भारत के जो है पुरातन काल से चली आ रही हैं, उनमें भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों का कंट्रीब्यूशन है। तो इसमें हमें ये कह करके कि ब्राह्मणों पर हम आधारित राजनीति करें, ये बात उचित नहीं है। ये बात ज़रूर है कि समाज में अगर कहीं ना कहीं इस बारे में बात हो रही है या किसी भी विशेष जाति समुदाय पे बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे रोल मॉडल्स गलत हैं। फिर हमें इस बात पे चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारे रोल मॉडल कैसे तय करेंगे कि हमारे जो है जाति पे आधारित राजनीति होनी चाहिए कि डेवलपमेंट पे राजनीति होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं नैतिक पतन रोल मॉडल्स में आया है, ना कि किसी विशेष जाति समुदाय में, जो मेरा मानना है जी। आगामी विधानसभा 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी को आप कहाँ पर देख रही हैं? देखिए मैं ये चाहती हूँ कि भैया जो है जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अखिलेश भैया एक सोच रखते हैं, उसमें जो है सबको एक करके जो है आगे बढ़ें, और अगर ईश्वर चाहेगा तो बिल्कुल मतलब विजय भी हो सकती है उनकी। पर यह है कि उनको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। अभी जैसे कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खटाखट फैसले ले रहे थे एक के बाद एक, उन फैसलों से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं देखिए कोरोना में जितने भी उन्होंने आप कह लीजिए कि एक तरह से डिसीशंस लिए हैं, तो जो शुरुआत के जो लॉकडाउन लगाया उन्होंने, जो भी कुछ किया, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था हमारे पूरे देश के लिए। और ये एक वैश्विक महामारी है, ये पूरे विश्व में है, ये सिर्फ भारत में नहीं है। और लॉकडाउन
पूरे भारत में जिस प्रकार से हुआ उसकी पूरे विश्व में तारीफ़ हुई है, ना कि सिर्फ इंडिया की बात मैं कर रही हूँ। पूरे सारे जितने हमारे बाहर के प्रधानमंत्री हों चाहे प्रेसिडेंट्स हों, सब ने आदरणीय मोदी जी की तारीफ़ करी है कि जिस प्रकार से आपने कड़े लॉकडाउन का पालन करवाया, ये बहुत ज़रूरी था हमारी पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि हमारे पास मरीज़ ज़्यादा हो जाते फिर और हमारे पास बेड कम पड़ जाते। अभी भी कुछ परिस्थिति ऐसी है, मगर फिर भी काफ़ी सरकारों ने अपनी अपनी प्रदेश सरकारों ने काफ़ी काम किया है और रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाए हैं, क्योंकि अब ये सिम्टोमेटिक भी हो गया है कोरोना। तो मैं तो सबसे अपील करती हूँ कि सब अपने घर पर जितना भी समय दे सकें दें। जी मैम, आप एक अच्छी सिंगर भी हैं, तो ये संगीत का शौक़ आपको कब और कैसे हुआ? मैं बहुत छोटी थी तो मैं गुलाम अली साहब की गज़लें सुनते थे मेरे फादर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था सुनने में, उसको मैं गाती थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि जो है क्यों ना हम मुझे अपनी बेटी को संगीत पारंगत जो शास्त्रीय संगीत होता है उसकी शिक्षा दिलाएं, और सुर भी भगवान के आशीर्वाद से अच्छे लग जाते थे। तो उसी सरस्वती उपासना में मतलब हम लगे रहे और 12 साल म्यूज़िक किया, ठुमरी में स्पेशलाइज़ करा भातखंडे यूनिवर्सिटी से यहीं लखनऊ में। तो यही इसी वजह से मैं संगीत में थी। जी। संगीत के साथ साथ आप एक समाज सेविका भी हैं और जी। प्लस एक नेता भी हैं। अभी कोरोना काल में भी आपने कई ज़रूरतमंद लोगों की मदद करी, जैसा कि देखने को मिल रहा था। कैसा लगता है मैम जब आप इन ज़रूरतमंदों की मदद करती हैं? मुझे बस ये लगता है कि जितनी भी मदद हो सके, जो ज़रूरतमंद है सच में, जिनको ज़रूरी मतलब है सामग्री देना, या आप जैसे कह रहे हैं कि कोरोना में जो भी मास्क वगैरह भी हमने बांटे जहाँ पर भी हम कर सकते थे, तो मुझे लगता है कि हमें आत्मिक सुख मिलता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत हर जगह हम पहुँच करके ही फ़ोटो खिंचा दें। जहाँ हम नहीं भी पहुँच पाए वहाँ हमने अपने लोगों को, वॉलंटियर्स को भेजा और उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। और टीम एफ़र्ट होता है हमेशा, अकेले का नहीं। आपकी सोच हो सकती है मगर आपके साथ के लोग बहुत ज़रूरी हैं। तो मैम, एक समाज सेविका के साथ साथ आपको जानवरों से बड़ा प्रेम है। जी। ये जानवरों से प्रेम इतना कैसे? देखिए, जीव तो हमारे संस्कृति में हमेशा से कहा गया है कि जीवों का संरक्षण करें। कोई भी धर्म उठा लीजिए आप, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा गया कि बेज़ुबानों के आप जो है बिना बात के आप उनको मारें पीटें या कुछ भी करें। तो मुझे ये बहुत ज़रूरी लगता है कि हम जीव संरक्षण करें। और ये फूड साइकिल है पूरा। अगर आप फूड चेन देखें तो जो है प्लांट, फिर एनिमल, फिर ह्यूमंस, ऐसे ही करके फूड साइकिल चलता रहता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम जो है फिशेस को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, मरीन लाइफ को अपनी नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, या अपने इंसेक्ट्स को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे। आज जो हमारे बीच में एकदम से टिड्डियाँ आ गई और एकदम से जो उनका जब कोरोना चल रहा था तो टिड्डी दल पहुँचा और कितने खेत बर्बाद कर दिए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं साइकिल ब्रेक हुई है। कहीं ना कहीं हमारी ऐसी कोई स्पीशीज़ मर गई हैं जो कि टिड्डियों को भी खा सकती थी और पचा सकती थी। तो हमें ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है इस साइकिल को ना करें और जीवों की ही नहीं, पर्यावरण का संरक्षण करें। पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं। ज़्यादा ऑक्सीजन होगा, ज़्यादा प्राणवायु होगी तो हमारे लिए, आपके लिए ही फ़ायदा है, मतलब पूरी प्रकृति के लिए फ़ायदा है ये। तो जो है हम 50 साल बाद अपने बच्चों को ये तो नहीं चाहते कि ऑक्सीजन मास्क लगा करके बेचारे पैदा हों, कि वायु ही ना ब्रीदेबल हो। हम तो ये चाहते हैं कि जो है ये एक जो देश है, ये हेवन जिसे कहा गया है, पैराडाइज, वो बने। तो ये स्वर्ग सा धरती बनाने के लिए, स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, जो मर गया उससे हम पूछ नहीं सकते, या तो भाई कोई ऐसी आर्ट आती हो जिससे पूछ सकते हो, मगर किसी ने स्वर्ग देखा नहीं। तो मैं मानती हूँ कि स्वर्ग हमें यहीं बनाना है। और कैसे बनाएंगे? पेड़ पौधे ज़्यादा लगा करके, जीवों का संरक्षण करके, आत्मिक जो मदद हो सकती है लोगों की, चाहे वो बेचारे भूखे हों, चाहे उनके पास कपड़े ना हों, चाहे जो भी उनकी ज़रूरतें हों, उनको पूरा करके। जी मैम, जैसे कि पॉलिटिक्स, इसके साथ संगीत का शौक़, फिर प्लस ये जानवरों की सेवा, तो कैसे मैनेज करती हैं अपर्णा यादव जी इतना सब बिजी लाइफ में? देखिए, पॉलिटिक्स में अपर्णा यादव इसीलिए आई है कि पॉलिटिक्स में शोर बहुत ज़्यादा है, हर समय हंगामे देखते हैं आप। तो मैं बहुत सुरीली हूँ, बहुत सुरमई हूँ, तो मैं सुर की साधना से यहाँ पर आगे बढ़ना चाहती हूँ कि शोर की जगह स्वर हो यहाँ पे, कि लोग सुने और हम उनकी बात भी सुने। भगवान ने हमें 2 कान दे रखे हैं कि ज़्यादा सुने, कम बोलें। तो
तो मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, इसीलिए कम ही बोलती हूँ, सुनती जाता हूँ लोगों की प्रॉब्लम। जी 2 लाइनें आप अपनी कोई पसंदीदा गुनगुना सकती हैं हमारे दर्शकों के लिए? जी बिल्कुल। कौन सा गाना आप सुनना जो भी आपको पसंद हो मैम। नैनों में बदरा छाए, बिजुरी भी चमके, हाय ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा आए, नैनों में बदरा छाए। बहुत खूब, वाह। मैम आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो एन भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, और मैं यही कहूँगी कि आप जो है कोरोना काल में हैं, बहुत ही स्पेन में ये दोबारा रिकर कर गई है ये बीमारी, तो चाहती हूँ कि जो भी लोगों जितना कम से कम हो आप निकलें घर से। जिनको ऑफिस जाना है डेफिनेटली अपना प्रोटेक्शन जो है मास्क लगा करके जाएं, ग्लव्स पहन करके जाएं, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धुलते रहें और ज़िंदगी जिएं। ज़िंदगी सफरिंग के लिए नहीं है, ज़िंदगी बीत नहीं रही है, ज़िंदगी अभी हो रही है, तो इस पल में जिएं, बहुत ज़रूरी है जी। तो ये थी हमारे साथ अपर्णा यादव जी, जिन्होंने अपने विचारों को हमारे साथ रखा। लखनऊ से टीम एन भारत के लिए रिजवान हैदर।